नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत में आपको पहले ही बता देता हूं कि जिनको ये ब्लू थिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रश्न उठ रहा है ना, ये मच्छर मारने वाली दवाई है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट में पूछेंगे कि ये क्या है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले ही से बता देता हूं कि ये मच्छर मारने वाली दवाई है जिसको मैं अपने बिस्तर पे रखकर इस्तेमाल करता हूं। तो मेरे हिरण के सड़ों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं भारत के कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में मैंने भारत में रहते रहते अनुभव किया, और कोरिया में मैं उसको थोड़ा बहुत मिस तो जरूर करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं पर्सनली कि अगर भारत के ये चीजें कोरिया में भी लागू हो जाती तो कितना अच्छा होता। वैसे आपको पता है कि आसमान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। यह जाहिर सी बात है कि किसी देश में एक चीज है तो दूसरे देश में वो चीज नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आज का ये वीडियो मेरे व्यक्तिगत विचार के आधार पर होने वाला है, तो कृपया इसको ज्यादा गंभीरता से ना लें। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। पहली भारत की ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं कोरिया में हो, और वो ये है कि शादी के बाद या फिर एक उम्र के बाद भी अपने मां बाप के साथ रहने का कल्चर। वैसे आप लोगों की जानकारी है तो एज अ कोरिया नागरिक कोरिया की बातें बता देता हूं कि कोरिया में इवन किसी बच्चे की शादी नहीं भी हुई हो। वैसे आजकल मम्मी पापा खुद बोल रहे हैं कि बेटा शादी मत करो, लेकिन इवन अपने बच्चे की शादी नहीं भी हुई हो ना, बच्चे की उम्र 25 से 26 साल के बीच में हो जाता है ना, तो मम्मी पापा की तरफ से खुद ऐसा थोड़ा दबाव आ जाता है कि बेटा अब तुम्हारी नौकरी भी है, अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अपने घर क्यों नहीं ले लेते, तुम कंपनी के पास क्यों नहीं रह लेते। ये कोरिया और अमेरिका जैसे काफी कंट्रीज में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में रहते रहते, भारत में घूमते घूमते मैंने एक बात ये नोटिस की कि एक घर में ना दादा, मम्मी और पोता, इवन पोते का भी बेटा हो, मतलब सही में मैंने बिहार के पटना में ऐसा घर देखा है। उस घर में कौन रहता है, दादा रहते हैं और उसके मम्मी पापा रहते हैं और फिर उसके बेटे रहते हैं और उस बेटे का भी बेटा, यानी कि 4 पीढ़ियां एक घर में एक साथ रहती है। और इंडिया में इस तरह के घरों को देखना कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, लेकिन उस बात ने मेरे को सरप्राइज जरूर किया। मैं इन दोनों में से किसी एक कल्चर को बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक कल्चर के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन एक्चुअली आप लोगों को पता है कि कोरिया में ना मेरे मम्मी पापा के जमाने में घर का दाम इतना भी महंगा नहीं था, इसलिए अगर कोई भी किसी भी प्रकार के नॉर्मल कंपनी में काम करके 4-5 साल तक पैसे जमा कर लो तो अपने नाम का घर खरीद सकता था, और तब अपने मम्मी पापा से अलग रहना यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आजकल के जमाने में वर्ल्ड को क्रश कर रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते अच्छी नौकरी को मिलना यह बहुत मुश्किल बात हो गई है, और नौकरी करने के साथ साथ पैसे जमा करके घर खरीदना इस लाइक आजकल कोरिया में सपनों की बात बन गई है। तो जब मैं अपने देश के इस हालत के बारे में पढ़ता हूं ना, तो इंडिया की मुझे याद आ जाती है कि वहां पे इवन मम्मी पापा के साथ अपनी शादी के बाद भी रहने का कल्चर एक्चुअली ये कितना अच्छा है। वैसे मैं ये कहूंगा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में आजकल ये बातें काफी कम देखने को भी मिल रही है, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि अगर तुम शादी करने के बाद भी तुम्हारी इच्छा हो और मम्मी पापा की इच्छा हो, तो मम्मी पापा और दादा दादी के साथ एक ही घर पे रहने में उनको या फिर अपने बेटे की तरफ से उनको कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऐतराज नहीं है, जो कि हमारे देश में आजकल काफी कम देखने को मिलता है। और दूसरी चीज जो कि भारत की मैं चाहता हूं कि कोरिया में भी अप्लाई हो, और वो ये है कि अनजान लोगों से भी आराम से बात करके दोस्ती करने का कल्चर। जैसे भाई इंडिया में रहते हो आप, भारत के नागरिक ही मेरे वीडियो को ज्यादा देखते हैं, तो भारत के नागरिकों को भारत के इस संस्कृति के बारे में समझाने की मुझे कतई आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरिया में लोग अनजानों से बात करने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। इवन यहां पे लोग अनजानों से तभी बात करते हैं जब हमको उस दूसरे बंदे से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ना हो। जब तक हमसे कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तब तक बात ना करो, यह आजकल हमारे देश की डोमिनेंट थिंकिंग बन चुकी है। लेकिन भारत में क्या होता है इसके बारे में बता के क्या करना, मैं अपने देश की बात बता देता हूं। भारत के नागरिक और भारत में रखा हुआ बंदा दूसरे देशों में भारतीयों को जरूर पहचानते हैं। तो कभी कभी स्ट्रीट पर मुझे इंडियन नागरिक नजर आते हैं तो मैं उनसे सीधे जाके बात करता हूं, अरे नमस्ते भाई साहब, कहां से हैं।
तो वो लोग भी भारतीय निकालते हैं और फिर हम उसके जिले को लेकर, उसके राज्य को लेकर, या फिर अपने कोरियन लाइफ को लेकर, इंडियन लाइफ को लेकर, चाहे किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर सकते हैं। और ये बात इंडिया में कतई कॉमन है, जो कि हमारे देश में कतई देखने को नहीं मिलती। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं सबसे दोस्ती करने वालों में से तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इंसानों की भीड़ अच्छी लगती है। यही वजह है कि मुझे दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े सिटीज बहुत पसंद आए। मतलब भले वो इंसान मेरे से बात करे ना करे, लेकिन इंसानों की भीड़ में एक दूसरे को अपने आप से वार्तालाप करते हुए देखकर भी ना इंसान को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी होने के नाते मैं कभी कभार इंडिया के उस माहौल को बहुत ही ज्यादा मिस करता हूं कि वहां पे आपको ना किसी नए लोगों से बात करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी चाय की टपरी पे बैठनी है, या फिर किसी भी हॉस्टल में चले जाना है, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर चले जाओ, चाहे मेट्रो चाहे लोकल ट्रेन, जहां आपके आसपास बहुत सारे लोग दिखे, बस एक बात कहना, अरे नमस्ते भाई साहब, कहां से हो। मतलब ये मेरा बात शुरू करने का तरीका है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोरिया में रहते रहते ना, जब मेरे को हिंदी बोलने की याद आती है, या फिर हिंदी बोलना तो छोड़ो, किसी से ऐसे फ्रीली वार्तालाप करने की याद आती है, तो मुझे उन दिनों की बहुत याद आती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे अनजान लोगों से भी, चाहे लड़का लड़की, ये जेंडर ना देख के, किसी काम के मकसद से ये ना देखकर बात करने का कल्चर हमारे देश में भी थोड़ा लागू हो तो बहुत अच्छा होता। और भारत की तीसरी चीज जो कि कोरिया में भी लागू हो तो बहुत अच्छा होता, और वो ये है छोले चावल, दिल्ली के सड़कों पे मिलने वाले 20 रुपए वाले। देखो अभी भाई मैं 2016 की बात बता रहा हूं। वैसे 2016 के भारत और 2022, अभी मेरे दिमाग में संख्या याद नहीं आ रहा है, माफ करना, लेकिन अभी के भारत में ना लगभग 6 साल का फर्क है। 6 साल का फर्क है, यानी कि भारत में बहुत बदलाव आया हो सकता है। लेकिन मेरे दिल्ली वाले दोस्तों से फोन पर बात करने के पश्चात मुझे एक बात पता चलती है कि छोले चावल का प्राइस एकमात्र ऐसी चीज है जिसका दिल्ली में दाम अभी तक नहीं बढ़ा। वैसे दिल्ली में छोले चावल की बात कर ली जाए तो लाल किले के सामने मैंने टपरी पर पहली बार खाया था। ऐसे बड़े लोहे का जो वो होता है ना, बर्तन होता है ना, लोहे के बर्तन पे वो लोग क्या करते हैं, एकदम पूरा बासमती चावल के ऊपर इतना स्पाइसी छोले चावल भर भर के दे देते हैं, और मात्र 20 रुपए लेते हैं। मैंने एक बार खाया, पूरा पेट भर गया, और मजा तो भाई इतना भर कर आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरे सिटी में मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में वो 20 रुपए वाला छोले चावल खाने के बाद भी ना, एकदम 20 रुपए वाला छोले चावल, दिल्ली जब शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में आने वाले पहले शब्दों के रूप में मेरे दिमाग में संरक्षित हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोरिया में आजकल लगभग हर प्रकार का इंडियन खाना मिलने लगा है, लेकिन फिर भी 2 इंडियन ऐसे खाने हैं जो कि कोरिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक है बंगाली खाना, और दूसरा दिल्ली के सड़कों पर सर्दी के सुबह बेचने वाले 20 रुपए वाले छोले चावल, जो कि अत्यंत स्पाइसी है, अत्यंत मसालेदार है, लेकिन अत्यंत मजेदार है। और लास्ट चीज है भारत की जो कि कोरिया में लागू हो तो अच्छा है, वो ये है सैनिकों के प्रति लोगों का सम्मान। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सैन्य सिस्टम में ना, भारत और कोरिया के सैन्य सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे भारत में हर कोई सेना में नहीं जा सकता, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उनका सेना जाना तय होता है, और हर उम्मीदवार सफल भी नहीं हो जाते। लेकिन कोरिया में, उत्तर कोरिया के खतरे के चलते यहां पे लगभग सारे मर्दों को अपने 2 साल तक मजबूरी में सेना जाना पड़ता है। मैं पर्सनली ये कहता हूं कि अपने देश की रक्षा करना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे क्या होता है ना कि जैसे हर कोई, मतलब हर आदमी 2 साल के लिए मजबूरी में सेना में जाता है, लेकिन उसके बाद उनको मिलने वाली सैलरी और फिर उनको मिलने वाली इज्जत, मैं कहता हूं कि इंडिया से बहुत कम है। मतलब सैलरी ठीक है, अमाउंट में इंडिया से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सैनिक सिर्फ सैलरी पे नहीं जीते। सैनिकों को क्या चाहिए, वो जैसे अपने देश की रक्षा कर रहे, उनके बदौलत उनको अपने नागरिकों से इतना चाहिए कि उनकी इज्जत, अगर नागरिक सैनिकों की इज्जत ना करें तो सैनिकों को इतना डीमोटिवेट फील होता है ना, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। और कोरिया में अभी करंट माहौल ऐसा है ना कि कई संगठन द्वारा, कई टैक्सी वालों द्वारा, इवन कुछ वो सूडो फेमिनिस्ट के द्वारा सैनिकों को इतना, मतलब सैनिकों को अगर वो समाज की तरफ से कुछ एडवांटेज मिलने की बात होती है तो वो लोग ये कहकर उस प्रपोजल को नकार देते कि यार सैनिकों को हम ये क्यों दें, अबे क्यों ना दें, ये हमारे देश की प्रोटेक्ट करते हैं तो हम उनको कुछ इवेंट, कुछ फायदा क्यों ना दें। एक्चुअली ये बात आती भी कहां से मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ लोगों को ना भारत के नागरिकों से
ये बात सीखनी चाहिए कि अपने देश के सैनिकों का सम्मान कैसा किया जाता है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी, मेरी व्यक्तिगत कहानी जरूर सुनने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद, जय शहीद भगत सिंह।